नमस्कार, ट्रेड फाइनेंस और इंटरनेशनल बैंकिंग के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोबल ट्रेड की उस बुनियाद को डिकोड करने वाले हैं जो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस को चलाती है। जब दो अलग अलग देशों की कंपनीज ट्रेड करती हैं तो सिर्फ सामान इधर उधर नहीं जाता, बल्कि रूल्स, डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंस का एक पूरा जाल बिछा होता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज की इस दुनिया में डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे ट्रेड फाइनेंस के बेसिक्स से, फिर समझेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाले रिस्क को, उसके बाद इंडिया के की रेगुलेटर्स, कुछ ज़रूरी कोड्स और आखिर में एक प्रैक्टिकल ट्रेड फ्लो के जरिए इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ट्रेड फाइनेंस बेसिक्स। आखिर इंटरनेशनल कॉमर्स की नींव किस चीज़ पर टिकी है? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब देखिए, जब इंडिया की कोई कंपनी बाहर से, मान लीजिए जर्मनी से, हैवी मशीनरी खरीदती है तो हम उसे इंपोर्ट कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है? फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जाती है, सिंपल। वहीं दूसरी तरफ जब कोई इंडियन कंपनी अमेरिका को अपने कपड़े या टेक्सटाइल्स बेचती है तो वो एक्सपोर्ट हुआ, और इस केस में फॉरेन करेंसी देश के अंदर आती है। लेकिन इन सब के बीच ये ट्रेड फाइनेंस क्या बला है? असल में ये उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और बैंकिंग सर्विसेज का एक बुके है जो इस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को ना सिर्फ आसान बनाता है बल्कि रिस्क को कम करके ट्रस्ट बिल्ड करता है। सोचिए, जब दो अनजान देशों की कंपनीज आपस में बिजनेस कर रही हों तो एक डर तो रहता ही है ना। बस वहीं पर बैंक एक ब्रिज बनकर आते हैं ताकि पेमेंट और परफॉर्मेंस दोनों सिक्योर रहें। और इसीलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, इंटरनेशनल ट्रेड रिस्क। वो कौन से खतरे हैं जिनकी वजह से हमें इन स्पेशल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की इतनी जरूरत पड़ती है? तो सबसे बड़ा सवाल, ट्रेड फाइनेंस की सच में जरूरत ही क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी भरोसे की कमी। जरा इसको ऐसे सोचिए, एक्सपोर्टर को हमेशा ये टेंशन रहती है कि भाई मैंने माल तो भेज दिया पर क्या मुझे पैसे मिलेंगे? और ठीक वैसे ही इंपोर्टर घबराता है कि मैंने पेमेंट कर दी तो क्या मुझे सही माल मिलेगा? ये जो दोनों की आपस में टकराती हुई टेंशन है ना, यही ट्रेड फाइनेंस को एकदम जरूरी बना देती है। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक नहीं, कई तरह के रिस्क होते हैं। पेमेंट और नॉन परफॉर्मेंस का रिस्क तो है ही, इसके अलावा करेंसी की वैल्यू अप डाउन होने का रिस्क, माल के ट्रांजिट में डैमेज होने का रिस्क, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी का रिस्क और यहाँ तक कि कंट्री सैंक्शंस या फ्रॉड का रिस्क भी होता है। इतने सारे खतरों को मैनेज करने के लिए ही बैंक्स अपने लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के साथ आगे आते हैं। अब जब रिस्क इतने हैं तो कुछ रूल्स भी होने चाहिए। चलिए तीसरे सेक्शन में देखते हैं इंडिया के प्रमुख रेगुलेटर्स को, जो इस पूरे सिस्टम पर पैनी नजर रखते हैं। इंडिया में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हैंडल करने के लिए मेन 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो फेमा के रेगुलेशंस बनाता है और फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल रखता है। उसके बाद है डीजीएफटी, जो ट्रेड पॉलिसी बनाता है और बिजनेस के लिए कोड इशू करता है। तीसरा बड़ा नाम है इंडियन कस्टम्स, जिनका काम है गुड्स की क्लियरेंस और डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना। और आखिर में ईसीजीसी, जो एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट इंश्योरेंस कवर देता है ताकि उन्हें पेमेंट ना मिलने का डर ना रहे। ये चारों मिलकर ही ग्लोबल ट्रेड की गाड़ी चलाते हैं। और हाँ, जब भी फॉरेन करेंसी की बात होती है तो एक रूल बुक का जिक्र जरूर आता है, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इंडिया में विदेशी मुद्रा का कोई भी लेन देन बिना फेमा के रूल्स फॉलो किए नहीं हो सकता। यहाँ बैंक्स की एक बहुत ही बड़ी और प्राइमरी जिम्मेदारी होती है। उन्हें स्ट्रिक्टली ये अश्योर करना होता है कि हर एक ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शन 100% फेमा कंप्लायंट हो, इसमें कोई छूट नहीं है। अब हम अपने चौथे सेक्शन की तरफ आते हैं। इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करने के लिए कुछ बहुत ही एसेंशियल कोड्स की जरूरत होती है। मैं बात कर रहा हूँ आईएसी और एडी कोड्स की। इन दोनों कोड्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। आईईसी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये डीजीएफटी की तरफ से इश्यू किया गया 10 डिजिट का नंबर होता है। दूसरी तरफ है एडी कोड यानी ऑथराइज्ड डीलर कोड, जो 14 डिजिट का होता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। आईईसी सीधे तौर पर उस बिजनेस की आइडेंटिटी है जो ट्रेड कर रहा है, और एडी कोड वो उस बैंक ब्रांच की आइडेंटिटी है जो उस बिजनेस के पैसे को प्रोसेस कर रही है। एकदम क्लियर।
बिल्कुल कोड्स की तरह ही कस्टम्स के दो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता है। एक है शिपिंग बिल और दूसरा है बिल ऑफ एंट्री। शिपिंग बिल बेसिकली आपके एक्सपोर्ट का पक्का प्रूफ है, ये साबित करता है कि माल देश से बाहर गया है। और बिल ऑफ एंट्री ये आपके इंपोर्ट का प्रूफ है, जो कस्टम्स क्लियरेंस के टाइम जनरेट होता है। बैंक्स इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखकर वेरीफाई करते हैं कि फॉरेन करेंसी का फ्लो असल में किसी रियल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ही हो रहा है। तो घुमा फिराकर बात वहीं आती है कि आखिर एडी कोड इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक नंबर थोड़ी है, ये कस्टम्स पर हो रहे माल के फिजिकल मूवमेंट को बैंकिंग सिस्टम के फाइनेंशियल फ्लो से डायरेक्ट लिंक करता है। एक्सपोर्टर्स को शिपिंग बिल की प्रोसेसिंग और ईडीपीएमएस सिस्टम में अपना एक्सपोर्ट क्लोज करने के लिए इसकी जरूरत होती है। वहीं इंपोर्टर्स को अपनी पेमेंट बाहर भेजने और बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने के लिए ठीक उसी एडी बैंक ब्रांच की जरूरत पड़ती है। और अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, प्रैक्टिकल ट्रेड फ्लो। अभी तक जो भी थ्योरी हमने डिस्कस की, चलिए देखते हैं वो असल दुनिया में कैसे काम करती है। एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को देखते हैं। सबसे पहले एक परचेज ऑर्डर प्लेस होता है और टर्म्स डिसाइड होते हैं। उसके बाद रिस्क कम करने के लिए बैंक बीच में आता है और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है या फंड्स रेमिट करता है। फिर जब माल इंडिया पहुंचता है तो कस्टम्स में बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है और फाइनल स्टेप में बैंक उस बिल ऑफ एंट्री को चेक करके ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से हुआ है और ट्रांजैक्शन को रेगुलराइज कर देता है। ठीक इसी तरह जरा एक्सपोर्ट की जर्नी को देखिए। माल मैन्युफैक्चर हुआ और शिप कर दिया गया, कस्टम से शिपिंग बिल जनरेट हो गया। उसके बाद एक्सपोर्टर अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करता है और वहां से फॉरेन बायर पेमेंट भेजता है। यहाँ सबसे क्रूशियल आखिरी स्टेप है। जैसे ही बैंक को पैसे मिलते हैं, वो रेगुलेटर को रिपोर्ट करता है कि भाई पेमेंट आ गई है और ईडीपीएमएस सिस्टम में उस एक्सपोर्ट को ऑफिशियली क्लोज कर देता है। रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इस पूरी पिक्चर को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। मान लीजिए एबीसी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो यूएसए में गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले वो डीजीएफटी के पास जाएंगे और अपना आईईसी लेंगे, फिर अपने बैंक से एडी कोड लेकर उसे कस्टम्स पर रजिस्टर करेंगे। माल शिप होने पर कस्टम्स उन्हें शिपिंग बिल देगा और आखिर में जब पेमेंट आएगी तो बैंक उस पैसे को रिसीव करके रियलाइजेशन रिपोर्ट करेगा। देखा आपने किस तरह रेगुलेटर्स, कोड्स और डॉक्यूमेंट्स एक परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। अगर आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का एक सार निकाला जाए तो वो कुछ ऐसा होगा। ट्रेड फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड को सुरक्षित, कंप्लायंट और स्ट्रक्चर्ड बनाता है। यही इसका सबसे बड़ा मैजिक है। ये ना सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबल रखता है, बल्कि दुनिया के दो अलग अलग कोनों में बैठे अनजान लोगों के बीच भरोसे का एक अटूट पुल भी बनाता है। इससे पहले कि हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सोचिएगा। आज जब दुनिया की मार्केट्स एक दूसरे के साथ इतनी क्लोजली जुड़ चुकी हैं, तो ये जो नए डिजिटल बैंकिंग टूल्स आ रहे हैं, ये इन ट्रेडिशनल ट्रेड फाइनेंस के तरीकों को कितना बदल देंगे? क्या आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन और एआई इस स्पीड और सिक्योरिटी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे? इस बारे में जरूर सोचेगा। आज इस टॉपिक को डिकोड करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।